नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष टास्क पर। मैं आशीष लेकर आया हूँ आज आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2026 में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है। तो हमारा विश्व धरोहर स्थल जो नया घोषित किया दोस्तों वह है सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर। तो चलिए दोस्तों हम इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखते हैं। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। दक्षिण कोरिया में बुसान शहर में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सारनाथ में पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है दिया था। यह उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना गया है। इससे पहले राज्य से ताजमहल 1983, आगरा का किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 सूची में शामिल किया गया है। तो भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य प्रदर्शन। तो दोस्तों सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल भारत का नया 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। चलिए हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जुलाई 2026 में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान गणित का नोबेल प्रतिष्ठान फील्ड्स मेडल किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन सारे होंगे। हांगकांग यू डेंग ने किया था, जॉन पार्डन ने भी किया था, जेकब तित्समेरन ने किया था। ऑप्शन हमारा होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जुलाई 2026 में गणित विज्ञान के प्रतिष्ठान में फील्ड्स मेडल के से 4 गणितज्ञ हांगकांग यू डेंग, जॉन पार्डल और जेकब तित्समेरन को सम्मानित किया गया है। हांगकांग चीनी गणितज्ञ है, यू डेंग चीनी गणितज्ञ है, जॉन पार्डल अमेरिकी गणितज्ञ है, जेकब तित्समेरन कनाडा गणितज्ञ है। फील्ड्स मेडल क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। तो फील्ड्स मेडल के आधिकारिक तौर पर गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठान सम्मान वाला माना जाता है। इसे आम बोलचाल में गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये पुरस्कार हर 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ IMU द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये आप तीनों पॉइंट याद रखिएगा इसके, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हम इसका अगला किसे सौंपा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी। तो इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जुलाई 2026 में भारत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। इस्तीफा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ वे अपने वर्तमान विभागों उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सी, 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 88वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच मध्य प्रदेश में की गई थी। नाम में बदलाव 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम पारित किया गया है, जिसके बाद इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली
महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो दोस्तों याद रखिए इसका मुख्यालय क्या है और इसके महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका ये जुलाई 2026 में जारी एनुअल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के उत्तरी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो इसके अंदर भारत को स्थान प्राप्त हुआ सी, 81वां स्थान, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं। जुलाई 2026 में जारी एनुअल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q3 में भारत का वैश्विक स्तर पर 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। फरवरी 2026 में क्यूएन में भारत की रैंक 75वीं थी। मई 2026 में Q2 में भारत की रैंक 79वीं थी। शीर्ष देशों की हम बात करते हैं। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है दोस्तों, और द्वितीय स्थान पर जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात है, और तीसरे स्थान पर बात करते हैं स्वीडन इसके अंदर है। चलिए दोस्तों हम अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जुलाई 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी, मीराबाई चानू ने। चलिए दोस्तों हम आगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक भारतोल्लक मीराबाई चानू ने जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की है। भारत के लिए पहला पदक हासिल अनुपम कुमार ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारतीय पदक विजेता कौन एथलीट ऋषिकांत सिंह ने मेंस 60 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर पदक जीता है। चंडू कुमार ने ब्रॉन्ज जीता है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। मुथापाटी राजा ने वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर जीता है। तो ये इनके इवेंट है दोस्तों, जो कि 48 किलोग्राम, 65 किलोग्राम मेंस हेवी वेट, 60 किलोग्राम के ऊपर इन्होंने ये पदक जीते हैं। तो आप इनका इम्पोर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, ये चार ही बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने वित्तीय खुफिया इकाई FIU का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका दोस्तों होगा आंसर सी, सत्यपाल कुमार को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों हम। तो इसके जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने सत्यपाल कुमार को वित्तीय खुफिया इकाई FIU का नया निदेशक नियुक्त किया है। वित्तीय खुफिया इकाई FIU स्थापना हुई इसके 18 नवंबर 2004 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। मंत्रालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करने वाला राष्ट्रीय एजेंसी है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीकी युक्त बनाने के लिए गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका होगा ऑप्शन डी, नंदन नीलकर्णी। चलिए दोस्तों हम आगे इसके बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2026 को परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीकी युक्त बनाने के लिए इंफोसिस के संस्थापक नंदन नीलकर्णी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के संगठन की घोषणा की है। अन्य प्रमुख सदस्य दोस्तों इसके डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तपन डेका, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। वी कामकोटी IIT मद्रास के निदेशक रह चुके हैं। वी अनिता करवाल पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव रह चुके हैं। अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक विशेषज्ञ रह चुके हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजित किया गया है जो कि है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन डी इज नई दिल्ली। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। उद्घाटन करते की हम बात करते हैं। सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में नेपाल, भूटान, ब्राजील और केन्या जैसे कई देशों के मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश शामिल हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जुलाई 2026 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों इसके आंसर है हमारे ऑप्शन बी, अनाथ सिंह। चलिए दोस्तों, हम आगे इसके बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो जुलाई 2026 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल गर्ल्स सिंगल्स की खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी अनाथ सिंह बनी है। अनाथ सिंह ने कनाडा के नियांगा ऑन द लेक में खेले गए फाइनल मुकाबले में मेसी की रुपया सालन को हराया। चलिए दोस्तों, अगले हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2026 में किस आईटी कंपनी के लगभग 14,257 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा में भारत का पहला एआई ऑप्टिमाइज डेटा और सेंटर स्थापित करने की घोषणा है? तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, HCL कंपनी। चलिए दोस्तों, हम इसके आगे बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट की। तो जुलाई 2026 में HCL टेक ने लगभग 14,257 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा में भारत का पहला एआई ऑप्टिमाइज डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। ये परियोजना भारतीय एआई स्टार्टअप एआई और ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी में विकसित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप और निजी कंपनियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित, स्केलेबल और बहुभाषी सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 58वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो इसका ऑप्शन होगा डी, बांग्लादेश। दोस्तों ये बात याद रखिए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के वर्तमान के सदस्य बांग्लादेश नहीं है, इनको केवल एक अतिथि के रूप में हम आमंत्रित कर रहे हैं। तो बाद में शायद भविष्य में ब्रिक्स के सदस्य बन सकते हैं। चलिए हम इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 58वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में कर रहा है। बांग्लादेश वर्तमान में ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत यह विशेष नियोक्ता भेजा है। इसकी थीम है दोस्तों बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि शेख हसीना जो कि पहले पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और अभी वर्तमान के नए प्रधानमंत्री हमारे तारिक रहमान है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहा कि ये बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे जुलाई 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन बी, मुंबई के अंदर उन्होंने नया उद्घाटन किया है। कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का नया उद्घाटन किया है मुंबई के अंदर। चलिए दोस्तों, हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के नए अत्याधुनिक कार्यालय परिसर आयकर सिंधु का उद्घाटन निर्माण पॉइंट मुंबई, महाराष्ट्र में किया है। इसके केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से के द्वारा तैयार किया गया। उद्देश्य इसका है दोस्तों इस आधुनिक कार्यालय का मुख्य विषय कर प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता लाना और करदाताओं को नागरिक केंद्रित एवं सुलभ सेवाओं प्रदान करना है। चलिए दोस्तों, हम अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जुलाई 2026 में किस देश के इतिहास में पहली बार जंगल की भीषण आग कारण राष्ट्रीय आपदाकाल घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा कि भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपदाकाल अभी हमारे स्पेन ने घोषित किया है। जुलाई 2026 में किस देश ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जबरन मजदूरी से तहत जुड़े मामलों पर भारत के आयातित सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है? तो जैसा कि आपको पता है अभी नया टैरिफ लगाया था हमारे ऊपर, जो कि अमेरिका के
अमेरिका ने लगाया था, तो ऑप्शन ए हमारा इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट की बात करते हैं। तो जुलाई 2026 में संयुक्त राज्य यूए अमेरिका ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जबरन मजदूरी, फोर्ड लेबर से जुड़े मामलों पर भारत से आयातित सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है। टैरिफ दोस्तों क्या होता है, चलिए जानता हूँ। तो टैरिफ एक प्रकार का टैक्स या सीमा शुल्क होता है जो कि किसी देश की सरकार द्वारा दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। टैरिफ क्या होगा दोस्तों, जैसे कि हम किसी देश से, जैसे आसान भाषा में समझो, जैसे हम किसी देश से सामान खरीद रहे हैं या वो हमसे सामान खरीद, तो हम भी उन पर टैरिफ, मतलब कि जो टैक्स होता है, जो कि उसको हम टैरिफ बोलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का कि वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और जैसा कि आपको पता हमारी वीडियो नई है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और डेली आपको हमारी ऐसी करंट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, चलिए बाय, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम।